नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्लेटिनम जीके जीएस क्लासेस। साथियों, जल्द से जल्द आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि जो भी नया वीडियो हम अपलोड करें वो सबसे पहले तुरंत आपके पास पहुंचे। साथियों, आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें ताकि आप जब लाइक और शेयर करेंगे जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया, हम फाउंडेशन सीरीज के तहत आपको राष्ट्रपति का फर्स्ट टॉपिक लिए, जिसमें हमने आपको राष्ट्रपति का भाग 1, भाग 2, भाग 3 वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है। और राष्ट्रपति से संबंधित जो आज आखिरी भाग है वो भाग है 4, जिसमें हमने राष्ट्रपति की शक्तियां के बारे में जानेंगे। जो शक्तियां जो बच गई थी उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। चलते हैं दोस्तों, बिना समय गवाए हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं और डिस्कशन करते हैं। साथियों, बोर्ड पे लिखा हुआ आप देख रहे हैं दोस्तों, तो आप देख रहे हैं, याद रखना सपने तुम्हारे हैं। जी हाँ, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा तुम ही करोगे। जी हाँ दोस्तों, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा तुम ही करोगे, ना ही हालात तुम्हारे होंगे, ना ही हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग। क्या कमाल का शायर लिखा गया है हमारे राहत इंदौरी जी के द्वारा। सपने तुम्हारे हैं तो पूरा तुम ही करोगे, ना ही हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग। चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक है वह है राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां होती हैं वो हमने नंबर भाग 3 में जो पढ़ाया वो आपको राष्ट्रपति से संबंधित जो शक्तियां थे 3 उनके बारे में पढ़ाया। और अभी जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे राष्ट्रपति की शक्तियां जो है आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो तीनों सेना के प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं? तीनों सेना के प्रमुख होते हैं, थल सेना, वायु सेना और एक जो जल सेना होते हैं जिसे हम नेवी भी कहा जाता है। तो वो जो होते हैं राष्ट्रपति, वो तीनों सेना के प्रमुख होते हैं और उनके नीचे जो पदाधिकारी होते हैं वो सीडीएस होते हैं। जो अभी वर्तमान सीडीएस हमारे हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं। कौन है? ये करंट का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो हमारे वर्तमान में सीडीएस है वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं। फर्स्ट सीडीएस जो थे वो तो आप लोग को पता ही है, बिपिन रावत जी थे। और ये जो अभी जो सीडीएस बने हैं वे नंबर 2 के सीडीएस हैं। और उनसे ऊपर जो होते हैं तीनों सेना को जो सेना प्रमुख कह लीजिए वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति जी होते हैं हमारे तीनों सेना के सेना प्रमुख। अब चलते हैं राष्ट्रपति के पास जो आपातकालीन शक्तियां हैं उनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, तो हम अपने पहला पॉइंट आपको नोट करेंगे। जो राष्ट्रपति तीनों सेना के क्या होते हैं? राष्ट्रपति तीनों सेना के प्रमुख होते हैं। तीनों सेना के प्रमुख होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को युद्ध तथा शांति की घोषणा युद्ध शांति की घोषणा करने तथा
सुरक्षा बलों तथा सुरक्षा बलों को अभिनियोजित करने, सुरक्षा बलों को अभिनियोजित करने की अधिकार है। हालांकि ये जो है ये संसद द्वारा नियंत्रित होते हैं। किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? संसद के द्वारा। बिना संसद के परामर्श से ना ही युद्ध ना ही शांति किया जा सकता है। तो ये था राष्ट्रपति को जो आपातकालीन संबंधित शक्तियां हैं उनके फर्स्ट जो पॉइंट है ये। अब जो राष्ट्रपति के जो आपातकालीन शक्तियां हैं ये हमारे संविधान के, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जो हैं, आपातकालीन शक्तियां भाग संविधान के भाग 18, संविधान के किस भाग में लिया गया है? 18 में दिया गया है एवं अनुच्छेद 352 से 60 यानी 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। ये हमारा सेकेंड पॉइंट मिलता है। अब क्वेश्चन यहां से बन सकता है जो राष्ट्रपति के जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 18 में वर्णित है। और राष्ट्रपति के जो आपातकालीन शक्तियां हैं वह किस अनुच्छेद तक वर्णित है? तो 352 से 360 के भी अंतर्गत ये हमें मिलता है। अब इसी में जो फर्स्ट आपातकाल जो है वो राष्ट्रपति को प्रदान किया जाता है, वो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। तो इसमें कहा गया है क्या? फर्स्ट जो है आपातकाल, इसमें कहा जाता है जो युद्ध या बाह्य आक्रमण, युद्ध हो या फिर बाह्य आक्रमण, या युद्ध हो फिर बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो। तो ये जो है इसके जब ऐसी परिस्थिति हो, जब युद्ध की परिस्थिति हो या बाह्य आक्रमण हो गया हो हमारे देश में, या फिर देश में सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, तो राष्ट्रपति को ये पावर है कि ये देश में आपातकाल अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर आपातकाल लगा सकता है। यानी जब युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो या फिर सशस्त्र विद्रोह हो, तो इस परिस्थिति में राष्ट्रपति को यह पावर है कि वे अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर देश में आपातकाल लगा सकते हैं। इस परिस्थिति में तो युद्ध हो फिर बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो। दोस्तों सशस्त्र विद्रोह जो है इनकी जगह पर पहले आंतरिक गड़बड़ी थी। जब देश में आंतरिक अशांति हो, आंतरिक अशांति का माहौल हो, तो क्या करते थे? जो 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर दिया जाता था। लेकिन इसमें संविधान संशोधन कर करके आंतरिक गड़बड़ी को जो क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह नाम दिया गया। सेकेंड नंबर जो है वो है
राज्य में संवैधानिक तंत्र सुचारू रूप से काम न करे। जब भी किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होना, संवैधानिक तंत्र का विफल होना, यानी जब भी विधानसभा वहां जो सरकार है वो संवैधानिक रूप से काम नहीं कर रही हो, ये विफल हो संविधान के आज्ञा पालन करवाने में, तो या फिर ये केंद्र के जो आज्ञा है उनके अनुपालन सही ढंग से नहीं कर रहे हो, तो उन परिस्थितियों में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356, तो इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर देश में उस राज्य में क्या कर सकते हैं, आपातकाल लगा सकते हैं। जब भी क्या हो, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो या वहां की सरकार जो है संवैधानिक रूप से ढंग से काम ना कर रहे हो, या फिर जो केंद्र, एक लाइन भी जोड़ ही लीजिएगा, जो केंद्र जो होंगे, केंद्र की आज्ञा का अनुपालन न करे, केंद्र की आज्ञा का अनुपालन न करे, तो राष्ट्रपति का यह पावर है जो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत वे उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। फिर आते हैं इसके नंबर 3 जो है आपातकाल की, तो नंबर 3 में यह कह रहा है, नंबर 3 जो है इनमें कहा जाता है, नंबर 3 है ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल। और ये वित्तीय आपातकाल जो है वो अभी तक हमारे देश में एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। तो वित्तीय आपातकाल जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? 360। तो तीसरा जो था वो क्या था? तीसरा नंबर था वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात जो है वे अनुच्छेद, वित्तीय आपात के जो उपबंध है वो किसमें है? अनुच्छेद 360 किसमें है? 360 में है। तो ये वित्तीय आपात जब हमारे देश में लागू कर दिया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा, तो उसमें होता क्या है? तो इनमें जो भी राज्यों के व्यय होंगे, जब देश में क्या हो, 360 लागू हो, वित्तीय आपात लागू हो, तो इन परिस्थितियों में राज्यों के व्यय, इनको कैसे मतलब फिर कंट्रोल किया जाएगा वित्तीय आपात? तो राज्यों के व्यय यानी खर्च जो होंगे व्यय, उनको क्या किया जाएगा? नियंत्रित किया जाएगा, कम किया जाएगा। जो ज्यादा कर रहे हैं उसको क्या करेंगे? कम किया जाएगा। राज्यों के व्यय को नियंत्रित करेंगे। क्या करेंगे? नियंत्रित करेंगे। इसके अलावा जो लोक सेवक होंगे, लोक सेवकों के वेतन में कटौती होगी। लोक सेवकों के वेतन में कटौती करेंगे। इसके अलावा अन्य उपायों एवं अन्य उपाय के द्वारा ये वित्तीय आपात की जो परिस्थिति है उनको कंट्रोल किया जाएगा। जब अभी तक हमारे देश में एक भी वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की गई है, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है हमारे देश में ऐसी कौन सी आपात है जिनकी, या भी आपातकाल की ऐसी कौन सी अनुच्छेद है
जो अभी जिसकी घोषणा अभी तक हमारे देश में नहीं की गई है। दोस्तों एक ही टॉपिक से अलग अलग प्रकार के अलग अलग कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो वित्तीय आपात क्या है, किस अनुच्छेद में है, तो 360 में है। जब भी देश में मतलब जो भी वित्तीय संकट उत्पन्न होगी हमारे देश में, तो राष्ट्रपति को ये पावर है कि ये अनुच्छेद 360 का प्रयोग करके राज्य को जो व्यय है, खर्च है, उनको नियंत्रित करेंगे और लोक सेवक जो भी अधिकारी हैं उनको क्या होंगे, उनके सैलरी कम की जाएंगी। क्या किया जाएंगी, सैलरी कम की जाएगी एवं अन्य उपाय के द्वारा इन वित्तीय परिस्थिति को क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। तो ये था हमारे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां आपको बता चुके हैं, जो भाग 18 में वर्णित है। किसमें है, संविधान के भाग 18 में वर्णित है। एवं ये किस अनुच्छेद में है, कहां से कहां तक, 352 से 360 के बीच है। फर्स्ट में हमने आपको बताया, फर्स्ट जो था आपातकाल वो क्या था, तो जब भी हमारे देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण हो या फिर सशस्त्र विद्रोह हो, तो उसमें राष्ट्रपति 352 अनुच्छेद 352 के प्रयोग करके देश में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। नंबर 2 हमने आपको बताया क्या, जब भी किसी भी राज्य में संवैधानिक रूप से वहां की सरकार कार्य न कर रही हो या संवैधानिक जो पावर है वो क्या हो, विफल हो रही हो, या फिर केंद्र की आज्ञा की अवमानना हो रही हो, केंद्र कोई आदेश दे रहा हो और उसका अवमानना कर रहा हो वहां की राज्य, तो फिर क्या करेंगे, राष्ट्रपति को यह पावर है कि उस राज्य में आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके वहां पर जो है सो आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और फिर नंबर 3 जो था वो वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात कब होती है, जब देश में वित्तीय संकट, फाइनेंशियल जो संकट हो वो उत्पन्न हो जाए, तो वो अनुच्छेद 360 के यूज करके, कौन यूज करेंगे, राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 360 का प्रयोग करके राज्य में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। तो इस घोषणा के अंतर्गत क्या होगा, जो राज्य के जो भी खर्च होंगे उनको नियंत्रित किया जाएगा, कम किया जाएगा, और जो लोक सेवक होंगे उनके वेतन में कटौती किया जाएगा एवं और अन्य उपाय करके क्या किया जाएगा, वित्तीय आपात को कंट्रोल किया जाएगा। तो ये था हमारे आपातकाल से संबंधित जुड़ी हुई प्रश्न। इसके अलावा आएंगे हम अब दोस्तों, राष्ट्रपति को एक इसके अतिरिक्त जो अंतिम जो है वो एक और पावर मिलता है, क्षमादान, क्षमा करने की शक्ति। राष्ट्रपति को जो पावर है वो क्या है, क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, ये किसे मिलते हैं, तो ये भी शक्ति मिलते हैं राष्ट्रपति जी को ही मिलता है। अब ये क्षमादान जो है, जो अगर राष्ट्रपति जी को किसी भी प्रकार का कोई दंड हो या फिर दंड स्वरूप जो कुछ भी हो, उन्हें अगर राष्ट्रपति जी को माफ करना है तो वे किस अनुच्छेद का उपयोग करेंगे, तो अनुच्छेद, फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 के प्रयोग करके राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 72 में क्या है, राष्ट्रपति के क्षमा करने की जो शक्ति है, इनके बारे में अनुच्छेद 72 में बताया गया है। और ये इनकी जो क्षमादान की जो शक्ति है, इनके द्वारा जो क्षमा किया जाता है
वह क्षमा न्यायपालिका से स्वतंत्र होती है। जब ये क्षमा कर दे तो फिर इसके आगे कहीं पे मतलब कोई कहीं ना सुप्रीम कोर्ट या कहीं भी मतलब कोई केस मतलब चलाने की फिर से जरूरत नहीं पड़ेगी, जब राष्ट्रपति अगर किसी भी दंडी को क्या करे, क्षमा कर दे तो। अब इनके पास जो क्षमा है, क्षमा की शक्तियां हैं, वो उनको हम देखेंगे तो उन्हें फर्स्ट जो क्षमा है, उन्हें फर्स्ट आती है क्षमा। फर्स्ट जो है क्षमा है, फिर लघुकरण है, फिर परिहार है, विराम है, फिर प्रविलंबन है। तो हम सबको अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो पहला है क्षमा। क्षमा, क्षमा में हम देख रहे हैं क्या, क्षमा में क्या होता है, इसमें क्षमा के अंतर्गत जब भी कोई क्षमा पत्र लिखता है राष्ट्रपति जी के पास या कुछ होता है तो इसमें क्या क्या किया जा सकता है, तो इसमें दंड जो भी आपको सजा मिला, दंड एवं बंदीकरण, दंड एवं बंदीकरण, दंड एवं बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है। दोनों को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। किसमें, तो क्षमा में दोनों को हटा दिया जाता है। दोनों को हटा देंगे कब हम, जब क्षमा के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है जो वो दंड एवं बंदीकरण, जो इनको सजा मिला हो और जो उन पे चार्ज हो, उन दोनों को ये खारिज कर देते हैं। सेकेंड आता है लघुकरण। लघुकरण, देखिए इससे नाम से ही स्पष्ट है, लघु मतलब छोटा करना। क्या, लघु मतलब छोटा, करण करने वाला। तो जब छोटा किया जाए, किसी भी सजा को छोटा कर दिया जाए, यानी दंड के स्वरूप बदलकर कम करना। दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। क्या करना, इसमें होता है दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। लघुकरण में क्या होंगे, जो दंड दिया गया उस स्वरूप को बदलकर क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। जैसे इसमें हम समझ सकते हैं, अगर किसी को मृत्यु दंड दे दिया गया हो, जैसे एग्जाम्पल समझेंगे हम, अगर किसी को क्या दे दिया जाए, मृत्यु दंड दे दिया जाए, तो वो क्षमा याचना अगर राष्ट्रपति जी के यहाँ करता है तो राष्ट्रपति जी को ये पावर है कि उनके मृत्यु दंड को लघुकरण करके यानी छोटा करके वो उसे कठोर से कठोरतम सजा में तब्दील कर दे। क्या करके, कठोरतम से कठोरतम सजा में तब्दील कर दे। यानी एग्जाम्पल में लिख सकते हैं मृत्यु दंड एग्जाम्पल से समझने में बेहतर होगा लघुकरण। तो मृत्यु दंड की सजा को लघुकरण कर क्या करना, तो कठोर कारावास में, लघुकरण कर कठोर कारावास में बदलना। कठोर कारावास में बदलना। फिर नेक्स्ट आते हैं परिहार। नंबर थर्ड क्या है, परिहार। अब परिहार के अंतर्गत क्या होंगे, तो परिहार में जो होते हैं, दंड की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। दंड की जो प्रकृति होती है उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, यानी बिना परिवर्तन किए अवधि, जो भी सजा के जो अवधि है, वर्ष दिए जाते हैं, उनमें कमी कर दिया जाता है। परिहार में होता है, परिहार में क्या मिलते हैं, तो दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि यानी समय अवधि में या अवधि को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। किसमें, परिहार में। दंड की प्रकृति में कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन
इनके जो सजा का जो अवधि टाइम दिया गया उस टाइम को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। जैसे मान लेते किसी को सजा मिला 2 वर्ष का कठोरतम कारावास, किसी को क्या सजा मिला, 2 वर्ष का कठोरतम कारावास, कठोरतम कारावास, और इसको परिहार के द्वारा क्या किया जा सकता है, को परिहार के द्वारा 1 वर्ष कठोरतम कारावास किया जा सकता है, कठोरतम कारावास। ये था परिहार में। दंड की प्रकृति में कोई चीज नहीं, कठोरतम कारावास है तो वो मिलेगा ही, लेकिन समय में कमी किया जा सकता है। जो भी समय है उनमें क्या किया जा सकता है, कमी किया जा सकता है। ये कमी 1 वर्ष भी हो सकते हैं, 1 महीना भी, 6 महीना भी, ऐसा जो है वो कमी किया जा सकता है। ये था नंबर 3 परिहार। अब नंबर 4 आते हैं विराम। विराम क्या होते हैं उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। किसके थ्रू, तो राष्ट्रपति के जो क्षमादान है उसी क्षमा याचना में ही नंबर 4 आते हैं विराम। तो इन नंबर 4 में आए हैं विराम। तो इन विराम में क्या किया जाता है, तो विराम में दोषी को मूल रूप में दी गई सजा को किसी विशेष परिस्थिति में कम करना। विशेष परिस्थिति मतलब कोई ऐसी परिस्थिति हो जिसको देख करके उसके सजा में क्या हो, कमी किया जा रहा हो। तो विराम में होता है क्या, विशेष परिस्थिति। इसमें विशेष परिस्थिति यानी दोषी, जो भी दोषी हो, दोषी के विशेष परिस्थिति को देखते हुए सजा कम करना। देखते हुए सजा को क्या करना है, परिस्थिति में सजा को कम करना, ये आ जाएंगे विराम में। तो ये विशेष परिस्थिति कैसे हो, तो ये विशेष परिस्थिति जब भी कोई व्यक्ति पूर्ण रूपेण विकलांग हो जाए या अपंगता का शिकार हो जाए, तो इस परिस्थिति में इनकी सजा को क्या किया जा सकता है, माफ किया जा सकता है। उसके अलावा या कम भी किया जा सकता है। उसके अलावा जैसे ही मान लीजिए कोई महिला प्रेग्नेंट हो, क्या हो, जब भी कोई महिला अपंगता या फिर क्या हो, गर्भावस्था की अवधि में, ये विशेष परिस्थिति है, ये क्या है, विशेष परिस्थिति होती है दोषी को, तो उस टाइम में सजा को कम किया जा सकता है या माफ किया जा सकता है। अपंगता या गर्भावस्था की समय। ये था हमारे नंबर 4। अब आते हैं नंबर 5। तो नंबर 5 जो है वह है क्या, प्रविलंबन। तो इनके थ्रू क्या होता है, इसका अर्थ होता है किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाना। क्या लगाना, अस्थायी रोक लगाना। किसी भी दंड पर अस्थायी रोक लगाना, किसी भी दंड पर अस्थायी रोक लगाना, अस्थायी रोक लगाना। और खासकर कि प्रविलंबन जो होते हैं ये विशेषकर मृत्यु दंड में लगाया जाता है। किसमें लगाया जाता है, मृत्यु दंड के जो सजा होते हैं उनमें राष्ट्रपति प्रविलंबन का यूज करके इनकी जो मृत्यु दंड होते हैं अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है। तो ये था हमारे राष्ट्रपति की जो तमाम शक्तियां थे, इनके बारे में पढ़ा। अब हम आपको कुछ 2-4 टॉपिक जो है वो इनसे और राज्यपाल की क्षमा से जो रिलेटेड है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, ताकि जो इनसे रिलेटेड और राज्यपाल से जो रिलेटेड जो हमारे डाउट होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं, वो क्लियर हो जाए।
तो आप जो राष्ट्रपति के बारे में जो तमाम क्षमा जो पढ़े या क्षमादान की जो शक्ति देखा, ये सारी शक्तियां राज्यपाल को भी मिलता है। लेकिन आखिर जब सारी शक्तियां राज्यपाल को भी मिलता है तो फिर राष्ट्रपति और राज्यपाल में अंतर क्या है? तो एक तो अंतर कॉमन है, जो ये पूरे वर्ल्ड के जो दोषी होंगे इनके बारे में फैसला कर सकते हैं, और राज्यपाल जो होंगे सो केवल अपने राज्य के बारे में फैसला लेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि राज्यपाल को भी जो क्षमादान की शक्ति है वो अनुच्छेद 161 में दिया गया है। तो राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? तो 161 में दिया गया है। तो हम बताएं आपको, राष्ट्रपति को जो शक्तियां हैं क्षमादान की, वो राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति के इक्वल है। लेकिन दो परिस्थिति में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति से भिन्न होती है। दो परिस्थिति में, ये ध्यान से देखेंगे, ये जो दो हम परिस्थिति बता रहे हैं, इसी से क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जो आप गौर से देखेंगे। दो परिस्थितियों में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति की जो शक्ति है, राष्ट्रपति से भिन्न होती है। राष्ट्रपति से क्या होती है? भिन्न होती है दो परिस्थितियों में। फर्स्ट परिस्थिति जो है वो है हमारे राष्ट्रपति जो है वो सैन्य न्यायालय, यानी जो भी सेना का जो न्यायालय है उनके द्वारा जो भी दोषी के ऊपर जो कार्रवाई किया जाएगा, तो उन पर जो क्षमा याचना होगा, वो क्षमा करने की जो पावर होगा वो केवल और केवल राष्ट्रपति के पास ही है। इनके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अर्थात फर्स्ट जो है राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को, सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को, सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन राज्यपाल नहीं। यहां से कंफ्यूजन वाली जो क्वेश्चन होती हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, नहीं दे करके दे दिया जाएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, और फिर दे देगा जो राज्यपाल इनमें से कौन सी शक्ति, माने कौन से सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो नहीं पे ध्यान न जाने के कारण गलती हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है। और नंबर सेकंड जो है वो है, नंबर सेकंड क्या क्या है? तो राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। क्या कर सकता है? राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं। आखिर राज्यपाल नहीं कर सकता है तो राज्यपाल करेंगे क्या? परंतु राज्यपाल नहीं करेंगे, लेकिन मृत्यु दंड को निलंबित कर सकते हैं। लेकिन मृत्यु दंड को क्या कर सकते हैं? निलंबित कर सकते हैं। कर सकते हैं। यह था हमारे राष्ट्रपति के ऊपर
तमाम जो शक्तियां हैं वो। तो दोस्तों क्या है, राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, परंतु राज्यपाल नहीं, हम गलत लिखे थोड़ा सा यहाँ पे, राज्यपाल नहीं कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकते हैं? राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकते हैं। लेकिन राज्यपाल को ये पावर है कि मृत्यु दंड को ये क्या कर सकते हैं, अपने राज्य के लिए मृत्यु दंड को निलंबित कर सकते हैं। यानी हाईकोर्ट में अगर किसी को फांसी की सजा हो जाती है तो क्या कर सकते हैं, वो निलंबित कर सकते हैं, मृत्यु दंड को निलंबित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा राष्ट्रपति से संबंधित आखिरी वीडियो। अगर आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 देख लेंगे, ताकि आपको राष्ट्रपति से संबंधित जो भी प्रश्न है वो आपके पूरा क्लियर हो जाएंगे। हमें इतना विश्वास है साथियों, यदि आप हमारे ये चारों वीडियो को देख लेते हैं तो आपको राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो परीक्षा में बिना हल किए आप नहीं छोड़ सकते हैं उन प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों, हम जाते जाते आपको कुछ आखिरी में सुना देते हैं और सुनाएंगे। ये जो है राहत इंदौरी जी के द्वारा लिखा गया शेर है, वो है कि जो फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क भरपूर होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।